हाँ, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल के कार्यकाल की कुछ घटनाओं की चर्चा की। आज उनके कार्यकाल की प्रमुख घटना पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी द्वारा जीते गए हिंदुस्तान के क्षेत्र में दोहरी सरकार व्यवस्था स्थापित की गई। कंपनी के राजनीतिक फैसलों को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने पास ले लिया। कंपनी को केवल व्यापार करने की अनुमति दी गई और सामान्य प्रशासन देखने की। राजनीतिक फैसले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए। इस तरह से एक लार्ज स्केल में द्वैध शासन प्रणाली के रूप में देखी गई। जो भारत के अधिकृत क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश साम्राज्य की संपत्ति के रूप में घोषित किया गया। नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य होते थे। राजनीतिक जो मामलों के जो फैसले हैं भारत में वो नियंत्रण बोर्ड करता था। इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को सुधार करने के रास्ते में एक अगला चरण था। धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण हिंदुस्तान में बढ़ता गया। इस कार्रवाई के पीछे, इस सुधार के पीछे अगर हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में जो घटनाएं घटी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के डिसीजन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, इसी कारण से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिए और अपने पास ले लिए। जिस तरह से आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों का फ्रांसीसियों की तरफ झुकाव, हैदर अली की तरफ झुकाव और बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच जो डिसीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, इसी को देखते हुए इस तरह के राजनीतिक और कानूनी सुधार की आवश्यकता पड़ी थी। अगर हम देखें तो आंग्ल मराठा युद्ध में जिस तरह से मराठों की राजनीति में कंपनी अपने आप को इन्वॉल्व पाई, उससे निकलने का जो प्रयास किया गया और जो राजनीतिक जो डिसीजन संबंधित कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, उससे ही इस नए पिट्स इंडिया को लाना पड़ा। आंग्ल मराठा युद्ध का जो पृष्ठभूमि था वो 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद शुरू। आंग्ल मराठा युद्ध के पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली वापस चला जाता है। मराठे बुरी तरह से परास्त होते हैं। इस तरह से राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो जाती है। इस राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने लगती है। उधर बालाजी बाजीराव जो 1761 में मराठा पेशवा थे, मराठों की बुरी हार के शॉक के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जगह पर माधवराव प्रथम पेशवा बनते हैं। यद्यपि उनके भाई रघुनाथ राव राघोबा से प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, लेकिन अंत में माधवराव फर्स्ट को पेशवा बनाया जाता है और
रघुनाथ राव को कैद कर लिया जाता है। माधवराव की मृत्यु 1772 में होती है। अप्रैल 1772 में माधवराव के भाई नारायण राव नारायण राव, रघुनाथ राव, ये तीनों सगे भाई थे। माधवराव नाना साहब के लड़के थे और उनके दो लड़के थे, माधवराव और नारायण राव। रघुनाथ राव नाना साहब बालाजी बाजीराव के भाई थे। इस तरह से माधवराव फर्स्ट के चाचा थे। 1772 में उनकी मृत्यु के बाद माधवराव प्रथम के पुत्र नारायण राव पेशवा बनते हैं। नारायण राव रघुनाथ राव के साजिश के कारण नारायण राव की अगस्त 1773 में उनकी हत्या हो जाती है और रघुनाथ राव अगला पेशवा बन जाते हैं। इसी दौरान नारायण राव की विधवा गंगूबाई के पेट में जो नारायण राव का पुत्र पल रहा था उसका जन्म होता है और अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, जिसकी मान्यता मराठा संघ के अध्यक्ष नाना फडणवीस भी देते हैं। नाना फडणवीस ने स्वर्गीय नारायण राव के पुत्र को अगला उत्तराधिकारी और पेशवा मान लिया। इससे रघुनाथ राव साजिशों का एक सीरीज खड़ा कर देता है और सीधे जो है बॉम्बे की ब्रिटिश सरकार से सूरत की संधि करता है। उस सूरत की संधि में भड़ौच और अहमदाबाद के राजस्व का कुछ पार्ट अंग्रेजों को दे देता है और वसीम और सालसठ अंग्रेज कंपनी को सौंप देता है। तीसरी शर्त उसको 2500 सैनिक की मदद, 2500 सैनिकों की मदद कंपनी देती है। तो इस सैनिकों की मदद से रघुनाथ राव राघोबा 6 मार्च 15 मार्च 1775 को रघुनाथ राव और बॉम्बे सरकार की सेना के साथ पूना पर आक्रमण कर देते हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल कोटिंग कर रहे थे और मराठी सेना के रघुनाथ राव पूना पर हमला कर देते हैं। 18/5/1775 में अदास का युद्ध होता है जो गुजरात में है। अदास में ही रघुनाथ राव और कीटिंग की सेना, संयुक्त सेना को हरिपंत फड़के और तुकोजी होलकर के नेतृत्व में रोक दिया जाता है और रघु की संयुक्त सेना परास्त हो जाती है। यह संयुक्त सेना पोगास और कैमक के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी। इस तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी ने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अनुमान लगाया कि
जो पूना पर सीधी कार्रवाई हुई वो बहुत नुकसानदेह है और भविष्य में सीधी कार्रवाई से बचा जाए। और बंगाल की सर्वोच्च परिषद ने सूरत की संधि को निंदा की और कर्नल आप्टन को सूरत की संधि रद्द करने और नई संधि करने के लिए पूना भेजा गया। 1 मार्च 1776 को कर्नल आप्टन ने पूना मंत्रियों के साथ एक नई संधि करते हैं जो बंगाल की सर्वोच्च परिषद द्वारा मान्यता दी जाती है, हस्ताक्षरित की जाती है और उधर पेशवा द्वारा हस्ताक्षरित की जाती है। इसे पुरंदर की संधि कहा गया। 1 मार्च 1776 जिसके द्वारा माधवराव को पेशवा मान लिया जाता है। माधवराव को पेशवा मान लिया गया, माधवराव द्वितीय को, और रघुनाथ राव राघोबा को पेंशन दे दी गई और मराठे फ्रांसीसी अस्तित्व को मान्यता नहीं देंगे इसकी सिक्योरिटी ली गई और सल्तनत बसीन सूरत भड़ौच कंपनी के अधिकार में कांटेन रखा गया। बॉम्बे की जो क्षेत्रीय सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसने पुरंदर की संधि को नहीं माना। रघुनाथ राव ने पुरंदर की संधि नहीं माना और बॉम्बे सरकार ने रघुनाथ राव को सौंप दिया और बंगाल प्रेसिडेंसी के इस संधि को नकार दिया। इस पृष्ठभूमि है ब्रिटिश इंडिया एक्ट की। दिसंबर 1776 में फ्रांस और पूना सरकार के बीच संधि होती है। इसमें फ्रांसीसी सेंट लुविन और मोटिंग के प्रयास का प्रतिफल था। इससे ब्रिटिश संदेह और बढ़ गया क्योंकि उसी समय अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध भी चल रहा था। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया, जिसके कारण राजनीतिक सुधार हुआ। दिसंबर 1777 में नाना फडणवीस ने पश्चिमी तट पर फ्रांसीसी बंदरगाह खोलने की अनुमति दी। इस तरह से पुरंदर की संधि का सीधा उल्लंघन किया गया। अंग्रेजों ने पूना पर आक्रमण कर दिया, पूना पर आक्रमण कर देते हैं। 21 जनवरी 1779 को महादी शिंदे और तुकोजी होलकर के नेतृत्व में मराठे विजयी होते हैं। 16/1/79 को बड़गांव की संधि होती है। अंग्रेजों ने 1773 के पहले के जो जीते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को छोड़ दिया। महादी सिंधिया को क्षतिपूर्ति के रूप में 41,000 रुपये कंपनी पेड करती है। बंगाल प्रेसिडेंसी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सैन्य प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कर्नल गोडार्ड को एक राहत सेना के रूप में पूना भेजती है, जो जाकर बड़गांव की संधि को खारिज कर देती है और कर्नल गोडार्ड ने ग्वालियर, अहमदाबाद, वसई आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं और महादी शिंदे के खिलाफ मेजर कैमल को भेजा जाता है। इस तरह से सख्त संतुलन का प्रयास किया जाता है और अंत में 17 मार्च 1782 को सालवाई की संधि होती है। सालवाई की संधि
महादजी शिंदे और एंडरसन के बीच में होती है। एंडरसन की तरफ से वारेन हेस्टिंग्स हस्ताक्षर करते हैं और महादजी शिंदे की तरफ से फडणवीस। इस तरह से सालवाई की संधि मराठा संघ और महादजी शिंदे के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। कंपनी का सालसेट बस्तीन पर कब्जा बना रहेगा। मराठा मैसूर के हैदर को हराकर कर्नाटक वापस लेंगे। तीसरी शर्त फ्रांसीसी बस्ती स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रघुनाथ राव को पेंशन दे दी गई और माधवराव को पेशवा की मान्यता दी गई और यमुना नदी के पश्चिम के सभी यूरोपीय शक्तियों को मान्यता दी गई। यमुना के समस्त पश्चिमी जो क्षेत्रों को यूरोपीय शक्तियों को समर्थन न देने यूरोपीय शक्तियों को समर्थन देने से मना कर दिया गया और महादजी सिंधिया को इस पारस्परिक जो संधि हुई थी इसके लिए गारंटर के रूप में किया गया। एक तरह से यमुना नदी के पश्चिम के तेज क्षेत्रों को जो है वो सिंधिया को मान्यता दी गई। बताते हैं कि माधवराव द्वितीय नाना फडणवीस के दबाव में प्रशासनिक दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और उस काल का जो करप्शन और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है उसमें उस समय के पुलिस कमिश्नर घासीराम कोतवाल की बहुत बड़ी भूमिका थी। घासीराम कोतवाल के साजिश के कारण ही पेशवा माधवराव द्वितीय को आत्महत्या करना पड़ रहा था, सुसाइड कर लेते हैं। आपको याद होगा कि विजय तेंदुलकर एक साहित्यकार ने एक नाटक लिखा है घासीराम कोतवाल, जिसमें मराठा उस कार्यकाल के मराठा साम्राज्य की जो करप्शन है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, वो देखने को मिलती है। इस तरह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि अवध की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच जो कन्फ्लिक्शन चल रहा है, इसके लिए एक राजनीतिक सुधार किया जाए और पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और इस बात की मान्यता दी गई कि जो बंगाल की प्रेसिडेंसी जो परिषद है बंगाल की, उसकी मान्यता सर्वोच्च होगी, उसी का डिसीजन सर्वोच्च होगा और राजनीतिक फैसले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया। कंपनी को केवल व्यापारिक अधिकार दिए गए। इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य का दौर प्रारंभ हो जाता है और सारे कंपनी के जीते हुए क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य की संपत्ति के रूप में घोषित किया गया। अब अगली बार हम वारेन हेस्टिंग्स के काल की एक और घटना आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए